स्पेशल लीव पिटीशन, बार बार न्यूज़पेपर में अलग अलग केस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हम समझते हैं कि ये होता क्या है पिटीशन। तो देखो 136 में स्पेशल लीव पिटीशन आता है, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है ना, स्पेशल SLP बोला जाता है, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है ना। ये पिटीशन का मतलब होता है कि जो चीजें, जो गलतियां हुई है, मानो कि कोई भी गलतियां हुई है, उसको सुधारने का तरीका कैसे कैसे है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके तहत मान लो कि सजा पहले दी गई है तो उस सजा सही है या गलत है, तो एक अलग अलग लेवल पे इसको सुधारा जाता है। इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। एक है SLP, दूसरा है रिव्यू पिटीशन, तीसरा है क्यूरेटिव पिटीशन। समझ में आया? ये 3 तरीके की पिटीशन होती है। आखिरी होता है आपका क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो गया तो आपके मृत्यु दंड जो मिला है वो आप निपट लेंगे। उसके बाद आप मर्सी पिटीशन ही डालेंगे, और मर्सी पिटीशन किसके यहाँ डाला जाता है? राष्ट्रपति के यहाँ। लेकिन कोर्ट के पास ये पावर होती है और उसमें स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है। और 137 में ये दोनों हैं, रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है ना। इसके साथ एक और अनुच्छेद आता है, आर्टिकल 145। जब भी इसको रिव्यू पिटीशन को पढ़ा जाता है 137 के साथ 145 को पढ़ा जाता है। अब मैं समझाता हूं, अभी धैर्य रखो, ठीक है ना। अब धैर्य रखो क्या है, तो ये स्पेशल लीव पिटीशन है क्या। देखो स्पेशल लीव पिटीशन होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा पावर है जो उस पर निर्भर करता है कि इसको ले या ना ले। मतलब ये वो पावर है जो सुप्रीम कोर्ट पे थोपा नहीं जा सकता, उसकी मर्जी पर है कि SLP स्पेशल लीव पिटीशन ले या ना ले। अब देखो स्पेशल लीव पिटीशन वही इसी चीज के लिए जाता है कि कोई जजमेंट है, कोई ऑर्डर पास हुआ, कोई फाइनल ऑर्डर है, या कोई डिक्री है, ठीक है ना। इसके खिलाफ ही आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, जो हाई कोर्ट ने दिया है, ठीक है ना। हाई कोर्ट ने जो दिया है, ये सारे कोई जजमेंट, किसी केस में ऐसा जजमेंट दे दिया या फाइनल ऑर्डर पास कर दिया, समझ में आए, उसके लिए आप SLP के थ्रू 136 अनुच्छेद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और ये कह सकते हो कि हमें SLP के थ्रू हमको जो हमारा जजमेंट हुआ है उस पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि वो बायस दिया गया है या जजमेंट गलत है या कुछ पक्ष को देखा नहीं गया है। ये बात को लेकर चलोगे और उसके पास उपकरण है सुप्रीम कोर्ट के पास 136 के तहत, और वो उपकरण है ये आर्टिकल 100 जो 32 पढ़े थे उससे डिफरेंट है। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में SLP का प्रयोग होता है। 132 में आपके जो 134A में वो तो हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, इसमें हाई कोर्ट मानो सर्टिफिकेट दिए ही नहीं, तो अब आप क्या करोगे? SLP के थ्रू जा सकते हो, स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू। देखो 134A के तहत जब हाई कोर्ट दे देगा तो ये आपकी अधिकार बन जाएगा, उसको सुनना होगा 132 में। लेकिन SLP में बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट ये आपकी बात को सुनने के लिए। जब बाध्य नहीं है तो क्या हो सकता है? जब बाध्य नहीं है तो क्या हो सकता है? तो उसको देखेगी सुप्रीम कोर्ट। तो देखो ये है क्या? ये अपील के लिए पिटीशन है, इसको समझो। क्या है? ये अपील के लिए पिटीशन है,
संविधान में क्या लिखता है इसको, ये अपील के लिए पिटीशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी बात को सुनो, उसके लिए पिटीशन है ये। और ये सुप्रीम कोर्ट पहले इसको देखेगी, एविडेंस को देखेगी, सबूत को देखेगी कि आपने वाकई सही तथ्य पर मेरे पास आए हो कि ऐसे ही मजाक करने आए हो। यदि सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि इस बात में दम है तो एसएलपी को एक्सेप्ट कर लेगी। केस स्टडी सुप्रीम कोर्ट पढ़ेगी, जो उसका केस है, जो जजमेंट हाई कोर्ट से मिला है, उसी के खिलाफ जाएगा ये। और ये अपील के खिलाफ पिटीशन है, ये अपील के लिए पिटीशन है। मतलब ये निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से अपना बात रखने कि भाई हमारी बात जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है या लोअर बेंच ने जो जजमेंट दिया है, ये भाई हमारी बात सुन लो, इसमें कुछ खामियां हैं। खामियां क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि एरर हुआ हो, कुछ गलत हुआ है, या बायस है, जज ही बायस हो गया हो, या मेरी बात सुनी नहीं गई हो, या नया एविडेंस में लेकर आया हूं, उस एविडेंस को हाई कोर्ट ने देखा नहीं और उसके खिलाफ इसने जजमेंट दे दिया है। तो 132 जहां लागू नहीं हो रहा है, मतलब जहां पर 134A की सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है, वहां पर आप क्या करोगे? एसएलपी के थ्रू, स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट उस एविडेंस को देखेगा, यदि उसको लगा तो सुनवाई करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की, मतलब सुप्रीम कोर्ट की ये शक्ति है इसको रिजेक्ट करने की। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा है कि ये केस तभी आना चाहिए, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम तो 132 के से तो निपट ही जाता है। 132 से अपीलेट जुरिस्डिक्शन से तो निपट ही जाता है, लेकिन वहां से नहीं निपटा तो क्या करेंगे? स्पेशल लीव पिटीशन पहला, ठीक है ना। अब देखो स्पेशल लीव पिटीशन रिजेक्ट हो गया। मान लो एक व्यक्ति का जजमेंट मिला हो मृत्युदंड हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में मृत्युदंड दे दिया, वो स्पेशल लीव पिटीशन लेकर चला गया, तो क्या उसके लिए रास्ता बंद हो गया? उसने रिजेक्ट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट? नहीं, अभी भी रास्ता उसके लिए खुला हुआ है। इसीलिए प्रोसेस लंबा होता है हमारा जुडिशरी में। इतना लंबा प्रोसेस क्यों है? एक बार जजमेंट देने के बाद इतना लंबा प्रोसेस क्यों हो जाता है? रिव्यू, ये तीनों के तीनों लेकर जाते हैं। तो मान लो स्पेशल लीव पिटीशन उसने कहा, मना कर दिया, रिजेक्ट हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे? आप रिव्यू पिटीशन डालेंगे। और रिव्यू पिटीशन कहाँ डालेंगे? हाई कोर्ट में। यदि केस तो ये हाई कोर्ट का था ना, ठीक है, जहां केस है वहीं पर रिव्यू पिटीशन डाला जाता है। यदि केस सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट के सेम बेंच पे डालेंगे, हाई कोर्ट के है तो हाई कोर्ट के सेम बेंच पे डालेंगे। मतलब वही बेंच पे डालेंगे जिस बेंच ने निर्णय पास किया है, जजमेंट पास किया है। और ये है प्रेयर, प्रेयर हो बोला जाता है इसको, निवेदन, इसको प्रेयर बोला जाता है। ये निवेदन है आपका, समझना, इसको निवेदन बोला जाता है। रिव्यू 137 से निकलता है, रिव्यू पिटीशन 137 से निकलता है। ये दो प्रोसेस से निकलता है, एक तो अनुच्छेद 137 से और इसके साथ हमें 145 रूल ऑफ प्रोसीजर बोला जाता है, वो वहां से निकल के आता है। जो रूल है सुप्रीम कोर्ट का जो बनाने का, वो वहां से रिव्यू पिटीशन आता है आपका। तो दो अनुच्छेद इसको सपोर्ट करते हैं, आर्टिकल 137 और आर्टिकल 145। तो रिव्यू पिटीशन तब आती है, सेम बेंच पर जाएंगे आप, सेम बेंच पर जाएंगे, जिस बेंच पर रिव्यू पिटीशन होगा उसी बेंच पे, और आप उसे प्रेयर करेंगे। हाँ जी, जिस बेंच पे, जैसे मान लीजिए
अब बेंच बढ़ाएगा, मतलब बेंच जजों बेंच नहीं, सेम बेंच, रिव्यू पिटीशन में सेम बेंच, मतलब जितना जितना जज ने सुनवाई किया था सेम। हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं प्रेयर है। फिर तो जब ये देखिए हाँ, तो वो कंडीशन आप डालेंगे ना रिव्यू पिटीशन में। रिव्यू पिटीशन में कंडीशन ये डालेंगे कि गुरुदेव जो आपने जजमेंट दिया है, ये थोड़ा ये भी एंगल है, जरा इसको देख लो, ये प्रेयर है, समझ में आया, निवेदन है ये, उसी बेंच को निवेदन है कि जो आपने पिछली जजमेंट दिया है उससे हम थोड़ा सहमत नहीं है, थोड़ा सा फिर से इसको देख लो। तो इसका कंडीशन वही है कि रिव्यू पिटीशन में उसी चीज को देखा जाएगा जो चीज के लिए आप गए हैं। केस इतना बड़ा है, लेकिन जिस चीज पर्टिकुलर चीज के लिए आपने बोला है उसी पर रिव्यू होगा। केस फिर शुरुआती दौर से रिव्यू नहीं होता है। जो सूट आपने फाइल की, इसको देखो, जो सूट होती है, सूट फाइल किया जाता है, पिटीशन जिसको बोला जाता है सूट, केस में सूट होती है, मतलब केस के एक पूरी की पूरी बनता है केस स्टडी कि उस केस में क्या क्या हुआ था, क्या क्या, किसी का मर्डर हो गया तो मर्डर कहाँ हुआ था, कौन सा एविडेंस है, किसने देखा था, फिंगरप्रिंट के एविडेंस है कि नहीं, कौन कौन से हथियार मिले, क्यों, इसका रीजन क्या था ठोकने के लिए, ये पूरी के मिलाकर उसको सूट बोला जाता है। समझ में आया? तो जब सूट आप करें तो अलग सूट आप दायर नहीं कर सकते हैं, अलग सूट आप दायर नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो रिव्यू पिटीशन में कोर्ट से कि प्रभु आपने गलत निर्णय दिया है, क्यों, क्योंकि उस सूट को आप नहीं बदलोगे अलग तरीके से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, नहीं हो लेकिन मान लो, और मैंने किसी को, एक पुलिस को मैंने क्या कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, तो उसने रिव्यू पिटीशन पहले तो कोर्ट में गया, कोर्ट ने देखा, कोर्ट ने मान्य कर दिया कि हाँ भाई उसकी सस्पेंशन जो है वो सही है। अब भाई दोबारा जो वो पुलिस है मेरे खिलाफ इस बात को लेकर नहीं अलग सूट तैयार नहीं करेगा जिससे वो ये कहेगा कि जो करने वाला व्यक्ति है वही गलत है, ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है, ये कह सकता है कि सर जब आपने इस जजमेंट को दिया तो वो जो सबूत थे या जो ये पर्टिकुलर चीज पर आपने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है कि आपसे गलती हो गया हो, निवेदन है, प्रार्थना है ये, ठीक है ना। तो होती है रिव्यू पिटीशन, और यदि रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाए, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाए तो आपके पास एक ही चीज बनता है आखिरी। और देखो रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए शबनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, हाँ। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 दिन के अंदर आपको पिटीशन, जजमेंट के 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा रिव्यू पिटीशन, इसके बाद नहीं कर सकते हो, समझ में आया। 10-30 दिन के अंदर आपको रिव्यू पिटीशन डालना पड़ेगा जजमेंट के सेम बेंच पर, ठीक है। अब देखो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिव्यू के बाद क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव, अब ये देखो इसको भी सपोर्ट करता है आर्टिकल 137, ठीक है ना। लेकिन इसका इजाद किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में। ये केस का नाम लिख लो, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। ये एक केस और भी एक बार बता चुका हूँ। यस सर, ठीक है ना। किस में लाया गया ये ऑडियंस? ये 2002 में लेकर आया गया था क्यूरेटिव को। हाँ, और केस कौन सा था, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का केस था, ठीक है ना।
हुरा वर्सेस हुरा का केस था, समझे? हुरा वर्सेस हुरा, मियाँ और बीबी का केस की लड़ाई थी है भाई। मियाँ और बीबी के केस से निकला क्यूरेटिव पिटीशन। और क्यूरेटिव पिटीशन होता क्या है? देखो भाई, आखिरी है रिव्यू पिटीशन भी खत्म हो जाए तो आखिरी इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। हाई कोर्ट के निर्णय है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन आखिरी है इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद मर्सी पिटीशन ही बचता है। फिर आपको ऊपर वाला भी भला नहीं कर सकता, और जितना टाइम इसमें लगेगा बस उतने दिन तक बचोगे, नहीं तो निपटना तय है। अब देखो क्यूरेटिव पिटीशन में क्या होता है ना, ये भी जब भी क्यूरेटिव पिटीशन जाता है तो उसका कारण बताया जाता है। और वो कारण क्या होता है, प्रमुख कारण क्या होती है? कारण वो कहता है कि कारण सबसे प्रमुख जो होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अनदेखा करना। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अनदेखा करना। यह होता क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अनदेखा करना। यह होता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहने का मतलब है जो प्राकृतिक न्याय है। प्राकृतिक न्याय का मतलब चोरी करने की सजा मृत्युदंड नहीं हो सकती ना भाई। किसी ने पेन चुरा लिया तो उसको मृत्युदंड दे दोगे क्या? नेचुरल जस्टिस नहीं है ये, प्राकृतिक न्याय नहीं है, ठीक है ना। उसके प्रिंसिपल के खिलाफ यदि है, उसका कारण क्यूरेटिव में यही होता है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है, पिटीशनर डालेगा और वो बताएगा, प्रूफ करेगा। और देखो बाकियों में पेनाल्टी नहीं था, लेकिन इसमें हैवी पेनाल्टी है। क्यूरेटिव पिटीशन आपने डाला और गलत से रिजेक्ट हो गया तो जिसने डाला उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, समझ में आया? तो ये आखिरी तो है लेकिन खतरनाक भी है, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन डालने का सबसे बड़ा प्रूफ करना आपको है, जो लेकर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। वो सुप्रीम कोर्ट उससे कहेगी प्रूफ करो कि नेचुरल जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन कहाँ हो रहा है, प्राकृतिक न्याय का। यदि आपने नहीं कर पाए तब आप पे पेनाल्टी लगेगी हैवी, बहुत भयानक। वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कितने पेनाल्टी आप पे डाले क्यूरेटिव पिटीशन में, समझ में? आखिरी है लेकिन बड़ी खतरनाक है। और लेकिन ये आखिरी है, यदि ये भी रिजेक्ट हो गया तो आपके ऊपर अगला है मर्सी पिटीशन ही जाएगा। और मर्सी पिटीशन जाता है, वो किसके पास जाता है मर्सी पिटीशन? राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन जाता है। समझ में आया चीजें? ये रिव्यू पिटीशन तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जिस कोर्ट देखो जिस कोर्ट में रिव्यू पिटीशन होता है, जहां पर निर्णय हुआ है वहीं पर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हाँ, ये वही बेंच देखेगी। क्यूरेटिव पिटीशन नीचे वाले को ऊपर वाले या लोअर बेंच का ऊपर वाले बेंच। अब देखो क्यूरेटिव पिटीशन का एक और चीज है, यहाँ पर 3 जज होना चाहिए ये सुनवाई करने के लिए, और उसमें से सीजीआई का जरूरी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और एक समझ में आया, तो लोअर बेंच से आप अपर बेंच की तरफ भी जा सकते हो क्यूरेटिव पिटीशन। मतलब 3 जज के बेंचों ने दिया है तो आप 5 जज के बेंच के पास भी जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, या हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। मिनिमम 3 जज होना चाहिए। 3 जज इसको देखेगी तभी एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट करने के लिए, ये भी एक्सेप्ट करने के लिए 3, उसमें भी एक सीजीआई होना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक न्याय है ना सर? प्राकृतिक न्याय में ये तो आपको प्रूफ करना है प्राकृतिक न्याय, ठीक है ना।
यदि ये भी खत्म हो गया तो फिर तो एक ही बचा है मर्सी पिटीशन। तो रिव्यू पिटीशन वही जाता है, देखो ध्यान से एक बार और सुन लो, फाइनल ओरिजिनल मतलब, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट का पावर सेंटर और स्टेट के बीच का लड़ाई झगड़ा या स्टेट और स्टेट के बीच का लड़ाई झगड़ा को सुलझाने का है। एपलेट जुरिस्डिक्शन में वो केस जो हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया हो, वो जजमेंट दे दिया है, ऑर्डर पास कर दिया है, वो आप सुप्रीम कोर्ट के पास तब जाओगे जब खुद हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी आर्टिकल 134A में। जब वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी तब सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर आता है SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। यदि आप वहां पर जाने, मान लो कि वो सर्टिफिकेट ही नहीं दी 134A में, फिर क्या करोगे? सर्टिफिकेट ही नहीं दोगे तो नहीं जा पाओगे ना भाई एपलेट जुरिस्डिक्शन से। तब आपके आएगा SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है ना। अब स्पेशल लीव पिटीशन में भी खारिज हो जाता है, तब आप कहां जाओगे? रिव्यू पिटीशन। और रिव्यू पिटीशन कहां जाओगे? जहां जजमेंट दिया गया है, जिस बेंच में दिया है सेम जज। यदि कोई जज रिटायर्ड हो गया तो सीनियर जज को बुलाया जाएगा उसके बदले। यदि कोई जज रिटायर्ड हो गया तो उसके बदले सीनियर जज आएगा। लेकिन ये कहां जाता है? हाँ, उसी बेंच पर, उसी कोर्ट में, उसी बेंच पर। और यदि रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गया तो आपका अगला इंस्ट्रूमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए, वो होता है क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है ना। और यदि क्यूरेटिव पिटीशन में भी खारिज हो गया तो आपके पास मर्सी पिटीशन के अलावा कुछ नहीं बचता है। और मर्सी पिटीशन जो है वो कौन चेक करता है? वो राष्ट्रपति। क्यूरेटिव पिटीशन में जाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को आपको क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है कि वाकई जो प्राकृतिक न्याय है उसके खिलाफ जजमेंट दिया गया है, ठीक है ना। इसीलिए इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है भारत में, समझ में आया? ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज कैसा है? देखो एडवांटेज ऐसा है कि मान लो कि कोई गलत हो, मतलब कोई गलत तरीके से फंसा है, कोई गलत तरीके से फंसा है, तो यदि गलत तरीके से फंसा है तो उसके चांसेस मिल रहे हैं। अब भाई मृत्यु दंड दे दो तो भाई उसके बाद तो मरेगा ही वो बेचारा, तो सुधारने का तो होना चाहिए ना तरीका। मृत्यु दंड मिल गया किसी को तो उसकी तो जीवन बेकार। तो इन्हीं केसों में ये इंस्ट्रूमेंट उपकरण है लागू किया जाता है कि कम से कम उसको इतना चांस दो कि आखिर बार तक वो गलत साबित हो, और यदि उससे भी ना हो तो प्रेसिडेंट से भी क्षमा मांग ले। इसीलिए भारत के कानून को अंधा कानून क्यों बोला जाता है? एक तो एविडेंस बेस है और दूसरा भाई कि भले 100 क्रिमिनल छूट जाए, 100 बेगुनाह छूट, लेकिन एक बेगुनाह मतलब सजा नहीं होना चाहिए। 100 बेगुनाह, भले एक बेगुनाह को गलत सजा नहीं होना चाहिए, चाहे क्रिमिनल वाले छूट जाएं। यही है नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय है ये, और इसीलिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। बट ये डिसएडवांटेज क्या हो जाता है? ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इसके करते करते 1-2 साल तो बीती जाएंगे, निपटी जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि कोर्ट जल्दीबाजी में हो आपके खारिज करने के लिए, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर प्रेसिडेंट साहब बैठे ही हैं मर्सी पिटीशन के लिए। ये चीजें समझ में आए? पूरा क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया भाई, इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है ना। अब आपको कल से हाई कोर्ट पढ़ेंगे। अच्छा, जो SLP जो आप बता रहे हैं सर, SLP में इसमें क्या होता है? स्पेशल लीव